यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ मिनिमम सैलरी होती है वो 1,85,000। आपको यहाँ पे अगर लैंग्वेज नहीं आती तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, फील होता है, अकेलापन फील होता है। वो स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा लगता है, उसके बाद 1-2 महीने के बाद यहाँ पे बहुत बुरा लगता है कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ के भागते हैं अपने कंट्री। हाँ जी, क्या हाल है सबके? आई हो सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, बिंदास हो गए। तो भाई साहब यहाँ तो यार ठंड स्टार्ट हो गई, ठंड लगने लगी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जापान के प्रो एंड कॉन्स। ये वीडियो आपका देख के ये क्लियर हो जाएगा कि भाई साहब जापान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। एक्चुअली जब मैंने इस टॉपिक को गूगल में सर्च किया ना, तो बहुत सारी वेबसाइट थी जो कि कॉमन चीज़ें बता रही थी और उसमें बेवजह की चीज़ें बता रहे थे कि यार जापान में ये अच्छा है वो अच्छा है, और ज़्यादातर ना प्रो ही थे फिर। और वो वेबसाइट एक्चुअली सारी जापान की बाहर की थी, अमेरिकन वगैरह। तो मुझे लगा कि यार ये वेबसाइट को नहीं पता हमारी इंडियंस की क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो फिर मुझे लगा कि यार मैंने जो यहाँ पे 3 साल में जो मतलब फील किया है, जो प्रॉब्लम आई मुझे, तो वो मैं अपने बिहाफ पे शेयर करूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपके जापान के बहुत सारे भ्रम टूटने वाले हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि जापान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो पहला स्टार्ट करते हैं प्रो। जापान के प्रो बताता हूँ, और जो कॉन्स है ना वो भी जरूर यार उनको देख लेना, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि जापान आना चाहिए कि नहीं। क्योंकि जो कॉन्स है वो भी इग्नोर करने लायक नहीं है कि उसको इग्नोर कर सको। तो पहला स्टार्ट करते हैं यहाँ का एक्सीलेंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये बहुत ही अच्छा है यहाँ का। और अगर आपने इंडिया में ये वाली आवाज सुन के अगर आप परेशान हो गए हैं तो आप जापान आ सकते हैं। एक्चुअली यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे टाइम टू टाइम चलता है, कभी लेट नहीं होती हैं ट्रेन वगैरह, बस वगैरह, और हर 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आपको बस मिल जाएगी, ट्रेन मिल जाती है। यहाँ पे मतलब भीड़ नहीं लगने पाती, जितने भी मतलब कि पब्लिक होती है वैसे ही बसें चलती हैं यहाँ पे। तो बसें वगैरह मैंने इतने देखी, जो मेरा ये रूट है ना, इस रूट में थोड़ा सा लेट चलती है, आधे घंटे बाद, बट ये पूरी खाली आती है। यहाँ पे यहाँ इस एरिया में कोई आता ही नहीं बंदा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप इंडिया की टॉयलेट वगैरह देखे होंगे जो ट्रेन की होती है, तो कितनी ज़्यादा मतलब कि गंदी होती है। हालांकि उसमें गंदी करने का हमारा ही काम होता है, हम ही लोग गंदी करते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। तो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद रखें और इंडिया को आगे करना, ठीक है। वहाँ की गंदगी देख के टॉयलेट वगैरह के, तो यहाँ बता दो जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या पब्लिक टॉयलेट वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा क्लीन होते, बहुत ज़्यादा अच्छे होते, टाइम टू टाइम चलते थे। ये रीजन काफ़ी बड़ा बन सकता है आपका जापान आने का। अब जो दूसरे नंबर पे है वो है इंटरनेट हाई स्पीड। या भाई साहब जो इंटरनेट है, हालांकि इंडिया भी कम नहीं है, इंडिया में भी काफ़ी अच्छी स्पीड मिलती है, बट अगर कंपेयर करें इंडिया से तो ये जापान की टेक्नोलॉजी और जापान का इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो जैसे कि यार आज की जनरेशन या फिर आज के डेट में बंदे का, इंसान का जो इंटरनेट है ना वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया, एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। क्योंकि यार दुनिया में अपनी लाइफ में जो भी हम करते हैं ना, तो इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। हम कहीं पे जाते हैं तो गूगल मैप यूज करते हैं, तो इंटरनेट बहुत बड़ी ज़रूरत है इंसान की, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी स्पीड से मिलता है। इंटरनेट आपको कभी दुखी नहीं करेगा। यहाँ पे 2011 में मार्च में भूकंप आया था, बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक, डेंजरस आया था। उस टाइम पे भी यहाँ के इंटरनेट काफ़ी अच्छा चल रहा था, यहाँ पे मतलब इंटरनेट बंद नहीं हुआ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि मैं 2011 में नहीं था, मैं तो अभी मुझे 3 साल हुए, लेकिन अभी भी कभी यहाँ पे किसी भी जगह पे जाओ तो इंटरनेट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। हालांकि जो सर्विस प्रोवाइडर वगैरह होते हैं, जो टेलीकॉम कंपनी, तो आपके एरिया के हिसाब से आप चुनिए, तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब जो तीसरे नंबर पे है वो है जॉब अपॉर्चुनिटी प्लस सैलरी। यार यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना फॉरेनर, तो उनका सिर्फ 2 ही मकसद होता है यहाँ आने का, कि तो जॉब अच्छी चाहिए प्लस जॉब के साथ सैलरी अच्छी चाहिए। तो यहाँ पे वो दोनों चीज़ें अवेलेबल है, बहुत इजीली मिल जाता है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ की अगर मैं मिनिमम सैलरी की बात करूँ तो कुछ एरिया पे भी डिपेंड करती है। तो जैसे अगर फुकुओका की बात करूँ मैं, तो फुकुओका में सैलरी का जो क्राइटेरिया है, जो मिनिमम सैलरी होती है वो 1,85,000 मिनिमम होती है। इतनी आपको सैलरी मिलती है आप किसी भी कंपनी में जॉब करें, जो कि अगर इंडिया के हिसाब से आज के डेट से बात करो तो 1,25,000 या 20,000 के समथिंग होता है।
तो इतनी सैलरी आपको मिलती है और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। बस थोड़े से आपको मेहनत करना पड़ता है कि आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं, कि आपको जॉब सर्च करनी पड़ती है, आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेमिनार होते हैं, वो आपको अटेंड करना पड़ता है। अगर आप ये थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो यहाँ पे जॉब काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, प्लस अच्छी सैलरी के साथ में। यहाँ पे मिनिमम सैलरी तो इतनी है, बट जो मैक्सिमम सैलरी है उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो मैक्सिमम सैलरी आपके एजुकेशन पे डिपेंड करती है, आपके स्किल पे डिपेंड करती है, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है, और आप किस पोजीशन पे हो वो उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी कोई लिमिट नहीं है, करोड़ों तक सैलरी मिलती है यहाँ पे। जैसे कि यार इंडिया में आपने देखा होगा कि यार काफी ज्यादा एजुकेटेड लोग बिना जॉब के घूमते रहते हैं, जॉब नहीं मिलती है। तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब कि अब जॉब की अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे कुछ भी आप पढ़ाई करोगे ना तो आपको कोई ना कोई जॉब यहाँ पे मिल ही जाएगी, और वो मिल ही जाती। अगर आप यहाँ पे कोई भी पढ़ाई करते हैं ना तो आपको यहाँ पे 100% जॉब मिल जाती है, बस आप थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत होती है। अब जो नेक्स्ट है वो है एंटरटेनमेंट। यहाँ पे भाई साहब एंटरटेनमेंट भरा पड़ा है। यहाँ पे आपका अगर कभी दिल नहीं लगता ना तो किसी भी आप सुपर मॉल में, सुपर मार्केट में चले जाइए, वहाँ पे थोड़ी मोड़ी शॉपिंग कीजिए, नहीं कीजिए ऐसे घूम के आ जाइए। आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा फील मिलेगा। जैसे क्राउड वगैरह थोड़ा पसंद है तो वहाँ पे मिल जाएगा, और काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएगी जो कि आप देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेम्पल वगैरह हैं, जैसे शिरिन बोलते हैं, ओतेरा बुद्धिस्ट टेम्पल को बोलते हैं। वहाँ पे आप जा सकते हो। पहाड़ वगैरह अच्छे हैं यहाँ पे, वहाँ पे आप घूमने वगैरह जा सकते हैं। टोक्यो में एक एनिमे और मंगा के नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि आप वहाँ पे जा सकते हो। जो आप अभी टीवी में देखते हैं इंडिया में, अगर जब इसको रियल लाइफ में हम यहाँ पे आके देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, गेम जोन वगैरह होते हैं, या फिर जो स्टेडियम होते हैं वहाँ पे आप जाके खेल कूद सकते हैं। तो एक ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब जो 5th नंबर पे है वो है लाइफ स्टाइल प्लस हेल्थ केयर। यहाँ पे जो इनका लाइफ स्टाइल है ना बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड है, और यहाँ पे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप जी सकते हैं, जैसे मर्जी जी सकते हैं। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, आप ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते, या फिर किसी भी तरह का किसी का भी बाउंड नहीं है, यहाँ पे किसी की रोक टोक नहीं है। तो लाइफ स्टैंडर्ड यहाँ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देन यहाँ पे जो हेल्थ है ना वो हेल्थ केयर यहाँ पे बहुत अच्छी है। जापान इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है, यहाँ का इतना अच्छा पॉल्यूशन है कि यहाँ पे कभी भी आपको मतलब कि हॉस्पिटल जाने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए, 3 साल में मैंने आज तक एक मेडिसिन नहीं खाई, जो कि इंडिया में मुझे हर 2 महीने या 1 महीने में सर्दी जुकाम हो जाता था, और बिना दवाई मेडिसिन लिए वो ठीक नहीं होता। तो एक यहाँ पे मुझे ये सबसे बड़ा मेरे लिए बेनिफिट है। यहाँ पे क्लीन होने की वजह से, यहाँ पे पोल्यूशन ना होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पे रह के आपकी शायद कम से कम 5 साल की लाइफ तो जरूर बढ़ जाएगी जापान में, अगर आप यहाँ पे 8-10 साल 15 साल रह लेते हैं तो। प्लस यहाँ पे यार कन्वीनियंट बहुत है यहाँ पे रहना। आपको हर थोड़े जगह में आपको सुपर मार्केट मिल जाते हैं, या अगर सुपर मॉल नहीं मिलते हैं तो हर जगह पे आपको जो कन्वीनियंस स्टोर होते हैं, 7-Eleven, फैमिली मार्ट, लोशन, ये आपको हर जगह मिल जाता है। तो आपको 24 आवर ये ओपन होते हैं। आपको कभी भूख लगती है, खाना है, कुछ पीना है, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। इवन यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा जो यहाँ की फेमस है वो है जिदो हम्बैकी, जिसे वेंडिंग मशीन बोलते हैं, वो हर जगह लगी होती है। तो आपको कुछ भी है, हालांकि यहाँ पे देखो बिना पानी भी पैसे से ही मिलता है, तो वो मतलब कि मिल जाता है, कहीं पे भी जाइए आपको मिल जाएगा। और वो कहीं पे भी हो, ये नहीं कि वो सिटी में है तभी है, अब कहीं पे गांव में भी होगे, विलेज में भी होगे, तब भी ये कन्वीनियंस स्टोर वगैरह मिल जाते हैं। तो एक ये भी काफी ज्यादा बेनिफिट है जापान में रहने का। यार जैसे हमने प्रोस की बात कर ली, ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्स की। और ये जो कॉन्स है ना ये इग्नोर नहीं किए जा सकते, ये भी काफी बड़े प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो जो सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे जापान में प्रॉब्लम लगती है, जो मैंने फेस किया है, वो है लैंग्वेज बैरियर की। अगर भाई साहब आपको जैपनीज नहीं आती ना तो समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। आपको यहाँ पे अगर लैंग्वेज नहीं आती तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, और यहाँ पे आपको शॉपिंग में प्रॉब्लम होगी, आपको यहाँ पे किसी से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप किसी जैसे रूम वगैरह सर्च करते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं, मिल जाते हैं बट बहुत कम होते हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको रूम सर्च करोगे, कोई प्रॉब्लम हो गई रूम पे, तो आप कॉल करोगे तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे जो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट आते हैं रूम पे आपके अपने, वो पढ़ने नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम आके, हालांकि ट्रांसलेशन हो जाती है बट वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होती। और ये नहीं है आपको कि बोलनी आ गई तो बोलने से यहाँ पे काम चल जाता है। आपको लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, तीनों आना चाहिए, तब जाके आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिलती है। मान लो किसी तरह आपको जॉब मिल भी गई ना,
अगर आपको मान लो लिखने पढ़ना नहीं आता, अगर कहीं से आपने जॉब अगर मिल भी गई तो आपको जॉब में बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर वहाँ पे लिख नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे तो आप 10 से 15 दिन या 1 महीने से ज़्यादा टिकोगे नहीं और जॉब छोड़ दोगे। बट ये जैपनीज बिल्कुल न्यू लैंग्वेज है, इसके बारे में हम कहीं ना सुना, ना देखा, ना पढ़ा, ना लिखा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जैपनीज को स्टार्टिंग से सीखना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कोई भी लैंग्वेज इतनी आसान नहीं होती कि हम उसको जल्दी सीख पाए, और खासकर जैपनीज लैंग्वेज की यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जापान आए तो आप ये इसके लिए तैयार होके आए कि भाई साहब अगर आपको यहाँ पे जॉब करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जैपनीज सीखनी पड़ेगी। जो लैंग्वेज आप स्कूल में पढ़ते हो ना, वो लैंग्वेज आपको N1 भी पास कर लोगे ना तो वो जो ऑफिस में यूज होती है लैंग्वेज, वो आपको नहीं सिखाई जाती। तो इसलिए आपको लैंग्वेज सीखने के लिए खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कंप्यूटर वाली लैंग्वेज खुद से सीखनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक सजेशन ये देता हूँ कि अगर आप जैपनीज कंपनी में जॉब करना चाहते हैं ना तो लैंग्वेज सीख ले, और आपकी जो भी डिवाइस है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, आप उसको जैपनीज में अभी से चलाना सीख लें, अभी से चलाएं। क्योंकि आइकन सेम होते हैं बट वो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो आप इंग्लिश में चलाते हो, लैंग्वेज ट्रांसलेट करके चलाओगे तो वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे, बट ऑफिस में सीखने में प्रॉब्लम आती है। तो भाई साहब ये दिमाग में अपने बैठा के आना कि लैंग्वेज प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो दूसरे नंबर पे है ना वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। भाई साहब ये जापान में सैलरी तो आपको 1,80,000 मिल जाती है, लेकिन उसी हिसाब से ना यहाँ पे खर्चे बहुत ज्यादा हैं। अब ये जो मेरा रूम है, इस रूम के मुझे 42,000 रेंट बताया गया था, बट ये कुछ और ऐड वगैरह करके यहाँ पे 45,000 मुझे रेंट लगता है इसका। हालांकि मुझे कंपनी 50% पे करती है तो मेरा थोड़ा सा काम चल जाता है, लेकिन सारी कंपनी ये आपको पे नहीं करती है। अगर कंपनी आपको रूम वगैरह प्रोवाइड कराती है ना तो उसके पैसे वो चार्ज करते हैं, उसके पैसे लेते हैं। तो अगर भाई साहब 1,80,000 आपने कमाया और आपके अगर 50% से ज्यादा खर्चा हो गया तो फिर तो मुझे लगता है कि यार आप अपनी कंट्री में अगर 20,000 25,000 कमाते हो तो वो भी बहुत ज्यादा है वहाँ के हिसाब से, क्योंकि आप वहाँ पे फैमिली के साथ रहोगे, खुश रहोगे, मस्त रहोगे। यहाँ पे तो भाई साहब अकेले भी रहना पड़ता है, सब कुछ अपने आप करना पड़ता है, और फिर पैसे वही इंडिया अगर आप 30,000 40,000 भेज पाओ तो उसका कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे कम से कम सैलरी 2 लाख से ऊपर, 2,20,000 से ऊपर हो तभी ये पॉसिबल है यहाँ पे रहना, और यहाँ पे थोड़े आप तभी आप कंट्री में अपने घर परिवार को पैसे भेज सकते हैं। और ये 2,20,000 सैलरी ज्यादा नहीं होती, इजिली मिल जाती है, बट उसके लिए आपकी स्किल होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। और इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग से रिलेटेड मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसमें ज्यादा क्लियर से समझाऊंगा कि इसमें कितना खाना, रहना, पीना कितना बचता है, वो आपको मैं अलग से एक वीडियो बना के दूंगा। और जो तीसरे नंबर पे ना भाई साहब, ये भी बड़ा डेंजरस है यार, ये है तीसरे नंबर वाला लोनलीनेस, अकेलापन। भाई साहब जापान में सब चीज है, यहाँ पे शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे अच्छे अच्छे घूमने की जगह है, पेड़ है, पहाड़ है, सब कुछ है यहाँ पे, और भी आपको अच्छी अच्छी लड़कियां देखने को मिलेंगी। लेकिन न जाने क्यों यहाँ पे यार इस कंट्री में है या दूसरी कंट्री में भी होता होगा, बहुत ज्यादा मतलब अकेलापन फील होता है। वो इसलिए होता है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, ज्यादातर स्टूडेंट ही आते हैं, स्टार्टिंग में स्टूडेंट होते हैं, तो वो सब लोग ज्यादा बिजी होते हैं, वो स्कूल भी जाते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, तो किसी के पास ना ज्यादातर बैठने का, घूमने फिरने का टाइम नहीं होता। तो जो लोग घूमना फिरना चाहते हैं वो अकेले की वजह से फिर घूम नहीं पाते। जैसे मैं स्टार्टिंग में आया था ना तो मेरी किसी से बनती नहीं थी, मेरी से लड़ाई झगड़ा हो जाता था बहुत जल्दी, तो उसलिए इसकी वजह से फिर मैं किसी से बातचीत भी नहीं करता था, और हर बंदा हर किसी के साथ सेट नहीं हो पाता ना, तो ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे फैमिली नहीं होती है तो बहुत ज्यादा कभी कभी ऐसा लगता है यार जब फैमिली मिस होती है ना, पैसे कमा लोगे, सब कुछ लाइफ स्टाइल जी लोगे, बट एंड ऑफ जब लास्ट में आता है ना कि यार फैमिली नहीं है, तो कोई आपके साथ मतलब यहाँ पे जो भी खुशी मिलती है आपको वो आप शेयर करने के लिए कोई नहीं होता है, तो उस टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, बड़े मतलब कि फैमिली मिस होती है। सब कुछ मिलने के बाद जब फैमिली नहीं होती ना साथ में तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ा अकेलापन फील होता है। तो ये यहाँ पे काफी ज्यादा है यार। पहले स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा लगता है, उसके बाद 1-2 महीने के बाद यहाँ पे बहुत बुरा लगता है कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ के भागते हैं अपने कंट्री। अब जो नेक्स्ट है वो है टाइमिंग ऑफ जॉब। भाई साहब यहाँ पे जितनी भी कंपनियां है ना यार, वो मोस्टली सुबह मॉर्निंग से 8 बजे से स्टार्ट होती हैं, और आपको जाना 7:30 बजे पड़ता है। जैसे मेरी कंपनी भी 8 बजे से स्टार्ट होती है, 7:30 हर हाल में पहुंचना ही पड़ता है वहाँ पे। भाई साहब जाओ तो थोड़ा बहुत ऑफिस का होता है जो, तो उसको सफाई वफाई करो, अपना डेस्क साफ करो, दूसरे का डेस्क साफ करो, ये करना पड़ता है। फिर 15 मिनट पहले मॉर्निंग हडल स्टार्ट होती है, कंपनी के बारे में बातचीत होती है, भाई साहब आप किसको क्या करना है, कौन छुट्टी पे है, कौन क्या काम करेगा, तो वो सब डिस्कस होता है। तो वो सुबह सुबह जाना पड़ता है, तो वो सुबह ये टाइमिंग मुझे बहुत बेकार लगती है यार यहाँ पे। और यहाँ की मोस्टली जितनी भी ज्यादातर कंपनीज है ना वो सब 8 बजे से जॉब स्टार्ट होती है। सुबह सुबह जल्दी उठने से भाई साहब ना तो आपके पास फ्रेश अप होने का
टाइम मिलता है, ना मंजन करने का टाइम मिलता है, ना टॉयलेट जाने का टाइम मिलता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। और आप इंडिया में जाते हो तो भाई साहब आपके ऑफिस बॉय होता है, आपको चाय पिलाता है, कॉफ़ी पिलाता है। यहाँ पे कोई भी नहीं होता, सब अपने काम अपने से करने पड़ते हैं, सफाई भी करनी पड़ती है ऑफिस के। तो ये भाई साहब बहुत प्रॉब्लम लगती है मुझे सबसे बड़ी कि ये कि अगर चलो ये सब काम तो कर ले बंदा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंट्री के कल्चर पे डिपेंड करता है कैसे कंट्री कल्चर है। बट जो मॉर्निंग सुबह उठ के काम पे जाना पड़ता है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जल्दी खाना भी बनाना है, जल्दी सोना भी है, कल के लिए भी अरेंज करना है। तो ये टाइमिंग ऑफ जॉब मुझे यहाँ का बहुत बेकार लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो दूसरी कंपनी भी हैं जो कि 9:30 से 11 से भी स्टार्ट होती है, बट मोस्टली कंपनी जापान की सुबह मॉर्निंग 8 बजे से ही स्टार्ट होती है। अब जो नेक्स्ट है वो है नॉन एग्जिस्टेंट वर्क लाइफ बैलेंस। जापान हैज एन इनक्रेडिबली हार्ड वर्किंग कल्चर। सच में ये जापान यार इतना यहाँ पे मतलब कि कल्चर जो है जॉब का कल्चर वो इतना हार्ड है कि बहुत ज्यादा। जब आप यहाँ पे मॉर्निंग काम पे जाते हो ना, तो ये समझ के जाओ कि आपके जाने का टाइम तो फिक्स है, बट आने का टाइम फिक्स नहीं। हर कंपनी आपसे ये होप करती है कि आप भाई साहब अपनी कंपनी को 2 से 2.5 घंटा आपको एक्स्ट्रा देना है कंपनी में, और वहाँ पे काम करना है, क्योंकि दूसरे भी बैठे होते हैं तो आपको भी बैठना पड़ता है। यहाँ पे ना पोजीशन वगैरह मैटर नहीं करते भाई साहब कि आप किस पोजीशन पे हो। जो दूसरे जितना काम कर रहे हैं आपको भी उतना काम करेगा। मैं अपने ऑफिस में इंडिया में जॉब करता था, वहाँ पे देखता था कि भाई साहब मैनेजर 11 बजे आता था और वो मतलब कि उसकी जब मर्जी तब चला जाता। बट यहाँ पे भाई साहब कोई पोजीशन मैटर नहीं करती है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपकी तबीयत खराब हो, आप बीमार हो या कुछ भी हो, आपको जॉब पे जाना है तो जाना है। अगर आपने यहाँ पे छुट्टी मांग ली ना तो समझ लो कि बहुत बड़ी आफत आ गई। अगर आपको छुट्टी भी लेनी है, आप बीमार भी पड़ गए, तो ये कंपनी बोलती है, कंपनी आपसे उम्मीद करती है कि भाई साहब जो आपको छुट्टी मिली हुई है ना, जो ऑफिशियली छुट्टी मिलती है, आप वही छुट्टी यूज करें। एक्स्ट्रा छुट्टी आप कभी लेने की कोशिश ना करें। अगर आप ज्यादा छुट्टियां लेते हैं तो इनका कंपनी का मानना है कि आप अगर आप किसी कंपनी में दूसरे में जॉब में जाते हैं, नेक्स्ट जॉब आप ज्वाइन करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा मतलब कि गलत प्रभाव पड़ता है। ये ऐसा बताते हैं कि भाई साहब यहाँ पे हार्ड वर्किंग कल्चर है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपको दूसरी कंपनी में आपको जल्दी जॉब वगैरह नहीं मिलेगी। कोई कोई कंपनी यहाँ पे तो ऐसी है कि अगर आप मान लो बीमार भी हो ना और आपकी जो ऑफिशियल छुट्टी मिली हुई है, अगर वो छुट्टी भी अगर आप यूज करते हो उसको, तो उसमें भी कंपनी की तरफ से भाई साहब प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जो आपका बॉस होगा, जो आपका मैनेजर होगा, वो छुट्टी भी आपको मतलब कि लेने में आपको पाबंदी होगी। और यहाँ पे जॉब ही जॉब, काम के अलावा कोई दूसरा कोई जल्दी कोई सोच ही नहीं पाता है। अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए टाइम निकालना यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो भाई साहब आप कोई भी अगर यहाँ पे जापान में जॉब करना आना चाहते हैं ना, तो ये दिमाग में अपने बैठा के आना कि भाई साहब यहाँ पे हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। चाहे वो पार्ट टाइम जॉब हो, चाहे फुल टाइम जॉब हो, चाहे ऑफिस वाली जॉब हो, या फिर कोजियो जो फैक्ट्री वर्कर है, चाहे वो वाली जॉब हो। बट मैं एक थोड़ी सी यही सजेशन करूंगी कि आप ऑफिस वगैरह में अगर जॉब करते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, बट जो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। बट जो फैक्ट्री वाले होते हैं तो वो तो भाई साहब वही खच्चरों वाली लाइफ ही रह जाती है। अब जो लास्ट है ना वो है ऑफिशियल वर्क प्रॉब्लम। एक्चुअली यार देखो, यहाँ पे जापान में सब चीजें, इंटरनेट फास्ट है, कन्वीनियंट है, रहना भी, सुपरमार्केट है, सब चीजें। बट एक चीज की यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम काफी ज्यादा फेस किया है कि वो है जैसे कि आपका कोई ऑफिशियल काम कराना है ना, कि जैसे कि अगर देखो आप अगर जॉब करते हो तो आपकी भी मंडे टू फ्राइडे जॉब होगी और दूसरी ऑफिस भी मंडे टू फ्राइडे ही होंगे। तो अगर आपको कोई काम पड़ता है, आपको मान लीजिए यहाँ पे वार्ड ऑफिस जाना है, म्यूनसिपल पार्टी ऑफिस जाना है, या कोई भी आपको ऑफिस वर्क करना है, तो वो मंडे टू फ्राइडे होगा। अगर आप उनको कॉल करके बोले कि क्या मैं इसको आपको डॉक्यूमेंट ईमेल कर दूं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पे आपको खुद वहां पे ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, अगर आप वहां पे नहीं जाते तो आपको पोस्ट करना पड़ेगा। अब ये ऑनलाइन वाला सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आप ना तो ईमेल कर सकते हैं, ना आपको यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ चलता ही नहीं है यार। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाई साहब ये इंडिया से जापान बहुत ज्यादा पीछे, क्योंकि यार आप ही बताओ, अगर आप इतने मतलब कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री में बैठे हैं और अगर यहाँ पे इतनी मतलब कि इतना ज्यादा पेपर वर्क करवाते हैं ये लोग कि बहुत ज्यादा, और ये कोई ऑनलाइन वगैरह इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है ना यार। एक तो छुट्टी लेनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये भाई साहब बहुत बड़ी यहाँ की बिग प्रॉब्लम मैं बोल सकता हूँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यार ये थे मेरे कुछ एक्सपीरियंस से, जो मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम और जो यहाँ पे मैंने बेनिफिट मिला है मुझे, जो मैंने फील किया है, वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
और आपको क्लियर हो गया होगा कि यार जापान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। वो हर बंदे के डिमांड पे ये उससे लागू करता है कि भाई साहब उसको क्या चाहिए, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है अपनी लाइफ से, कंट्री से। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, जय हिंद।